नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर शहर का एक थाना है जिसका नाम है अनवरगंज। और अनवरगंज थाना के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है इफ्तिखाराबाद। ये इलाका व्यापारिक इलाका माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और अलग अलग प्रकार के मटेरियल यहाँ पर बिकते हैं। ये इलाका काफी गजन बस्ती वाला इलाका है और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो इसी इलाके में एक मोहम्मद नईम नाम के व्यक्ति का मकान था और उसी में इनका पूरा परिवार रहता था। परिवार में मोहम्मद नईम स्वयं और इनके साथ इनकी पत्नी आरिफा बेगम और एक बेटी आलिया और एक छोटा बेटा जिसका नाम मोहम्मद नदीम। ये 4 लोगों का परिवार था। इनका परिवार में 4 सदस्य थे। तो जो आलिया थी बेटी, ये बड़ी थी और कुछ दिन पहले इसकी शादी हो चुकी थी और अब ये अपने ससुराल में रहती थी और परिवार में अब सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। नईम की वहीं इलाके में एक दुकान थी जिसमें कपड़े का व्यवसाय करते थे। एक ही लड़का था, तो इन दोनों लोगों को लड़के से काफी उम्मीदें थी। इनकी इच्छा थी कि नदीम पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा कर जाए। बाकी हम तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। यही चीज आरिफा भी चाहती थी और पिता मोहम्मद नईम भी यही चाहते थे, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि जो नदीम था इसकी पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। गिल्ली डंडा खेलने में, दोस्तों के साथ घूमने टहलने में ज्यादा मन लगता था। और इसी बात को लेके नईम और पत्नी आरिफा बेगम ये दोनों बहुत चिंतित रहते थे। लेकिन अब करें तो क्या करें, लड़का एक ही था, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता गया और नदीम की उम्र करीब करीब 20 साल के आसपास में हो गई। नदीम दिखने में भी काफी हैंडसम और स्मार्ट था और काफी तेज तर्रार था और तीव्र बुद्धि का था। जब इसकी 20 साल की उम्र हो जाती है, वहीं पर एक जीनत फातिमा नाम की लड़की से इसे प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो इसकी जानकारी पिता मोहम्मद नईम और माँ आरिफा बेगम इनको होती है। तो नईम को लगता है कि जब पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है तो चलो ठीक है, शादी ही कर देते हैं। अगर शादी कर देंगे तो कम से कम घर में पत्नी आ जाएगी तो उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे घर पे इसका मन लगने लगेगा और जो फालतू दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है वो नहीं घूमेगा। और उसके बाद में इसे अपनी दुकान पर ले आएंगे, दुकानदारी करना सीख लेगा, तो आगे चल के जो कारोबार है ये संभाल लेगा। क्योंकि हम माँ बाप हैं, माँ बाप किसी के भी अमर होके नहीं आते हैं। यही सोचकर जीनत फातिमा के साथ में जो है शादी कर देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो जीनत ये अपने ससुराल आ जाती है। और नदीम और जीनत इन दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम होता है। दोनों पहले से एक दूसरे से प्रेम करते थे। भले ये अरेंज मैरिज हुई थी, पर दोनों का एक हिसाब से प्रेम विवाह ही था, क्योंकि पहले प्रेम हुआ था, बाद में अरेंज मैरिज हुई थी। अब मोहम्मद नईम जो सोचे थे वो बात सही साबित होती है। शादी के बाद में जब जीनत रहने आ जाती है तो जो पति होता है नदीम, ये जैसा पहले दोस्तों के साथ घूमने टहलने जाता था, दिन भर घर पर नहीं आता था, कोई काम नहीं करता था, माता पिता की बात नहीं सुनता था, उससे छुटकारा मिल जाता है। अब ज्यादातर समय ये घर पर अपनी पत्नी के साथ में ही बिताता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। करीब जब 2-3 महीना की शादी की हो जाती है, उसके बाद मोहम्मद नईम के सुझाव पर नदीम अब पिता के दुकान पर जाने लगता है और वहां पर दुकानदारी सीखना शुरू कर देता है पिता के साथ में। अब जो नईम होते हैं इन्हें बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, अगर कुछ और नहीं कर पाया तो कम से कम दुकानदारी करना सीख लेगा, व्यवसाय करना सीख लेगा, तो भविष्य में आर्थिक रूप से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यही सोचकर काफी खुश होते हैं। जो आरिफा होती हैं ये भी खुश होती हैं कि चलो ठीक है, बेटा अगर पढ़ लिख नहीं पाया है और अब पिता के ही व्यापार में अगर हाथ बटाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इधर जो पत्नी होती है जीनत फातिमा, जिसके साथ नदीम की शादी हुई थी, वो भी काफी खुश होती हैं, क्योंकि सास ससुर से जब वो ब्याह कर आई थी तो उसे काफी निराशा हाथ लगी थी। क्योंकि जब नईम और आरिफा
ये दोनों लोग बहुत जीनत से बताती हैं कि किसी तरीके से बेटा आ गई हो तो नदीम को सुधारो। ये दिन भर इधर उधर घूमता है, ना पढ़ाई लिखाई कर पाया और ना काम धंधा कुछ करना चाहता है। किसी तरीके से इसे रोको, और कुछ करे या ना करे कम से कम अपने पिता के साथ दुकान पे जाए तो दुकानदारी ही करना सीख ले। दुकान अपनी है, पूंजी लगी है उसमें, वही करेगा तो भी आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब अब दुकान ये जाने लगता है और काम में इसका मन लगने लगता है और निरंतर जाने लगता है, तो पत्नी जीनत जो होती है ये भी काफी खुश होती हैं कि बिना हमारे कहे, बिना हमारे दबाव बनाए नदीम सुधर गया। इससे काफी खुश रहती है। अब पूरा परिवार काफी खुश रहता है क्योंकि घर में बहू आ चुकी थी, व्यापार करने के लिए दुकान थी, रहने के लिए मकान था, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। नदीम को लेके माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन उनकी चिंता भी अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी और इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता रहा। जब नदीम और जीनत फातिमा की शादी को करीब 1 साल बीत जाता है, इसी दरमियान मोहम्मद नईम की तबीयत खराब हो जाती है और ऐसी तबीयत खराब होती है कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स को काफी दिखाते हैं और 2-3 महीने तक चेकअप करवाते हैं, दवा करवाते हैं, पर इनको कोई फायदा नहीं होता है। आखिरी में ये दम तोड़ देते हैं, इनकी मौत हो जाती है। इससे पूरे परिवार पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो आरिफा बेगम होती है, इनका रो रो के बुरा हाल रहता है। अब किसी तरीके से नदीम और जो बहू होती है जीनत फातिमा, ये उसे ढाढ़स बंधाते हैं, समझाते हैं। जो आरिफा के मायके पक्ष के लोग होते हैं जैसे भाई भाभी, ये लोग भी आते हैं, समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं। धीरे धीरे आरिफा सामान्य स्थिति में आ जाती है, पर पति के न रहने का जो गम था, जो निराशा थी, वो उसके चेहरे पे हमेशा रहती है। पर अब करे तो क्या करे। अब इधर जो नदीम था, ये पिता का जो कारोबार था ये पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने लगा था। अब पूरे परिवार का जो भरण पोषण था, जिम्मेदारी थी, ये नदीम के कंधे पे आ चुकी थी और ये बेहतर तरीके से उसका जो है निर्वहन कर रहा था। जो आरिफा थी, भले 2 बच्चों की मां थी, पर इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 45-46 साल के आसपास में थी और ये उम्र अधेड़ जरूर होते हैं लेकिन बूढ़े बिल्कुल ही नहीं हो जाते हैं। अब जब पति के मौत को करीब 2-3 महीना बीत जाता है, तब आरिफा बेगम को पति की याद सताने लगती है। कुछ इंसान की एक शारीरिक डिमांड होती है, कुछ पर्सनल लाइफ की डिमांड होती है, उसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है। अब पति को याद करके रोती भी है और इसी के साथ साथ हम उम्र के किसी ठीक ठाक आदमी को देखती हैं, इनके अंदर जो एक रंगीनियत जैसी स्थिति होती है ये भी आ जाती है, पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती हैं। इसी बीच एक दिन एक हसन अली नाम का व्यक्ति जो राजस्थान के अजमेर का रहने वाला होता है, ये नदीम के घर पर आता है आरिफा बेगम से मिलने, पूरे परिवार से मिलने। जो हसन अली होता है, इसकी उम्र भी जो मोहम्मद नईम थे इन्हीं के हम उम्र का था, आरिफा बेगम के ही हम उम्र का था। यह भी कपड़ा व्यापारी था, अजमेर का रहने वाला था। तो मोहम्मद नईम का इसके साथ में दोस्ती थी। जब नईम को खत्म हुए करीब 3 महीना बीत जाता है और इसे पता चलता है तो मिलने के लिए ये उस दिन आया हुआ था। अब जब आता है तो पहले भी ये आ चुका था, जिसे आरिफा बेगम पहचानती थी। अब जैसे वो घर पर पहुंचता है, आरिफा बेगम काफी खुश होती हैं, उसका काफी मेहमान नवाजी करती हैं, स्वागत सत्कार करती हैं और परिवार के जो लोग होते हैं, नदीम, बहू जो होती है जीनत, इससे मिलता है, सभी को जो है ढांढस बंधाता है। जो आरिफा होती हैं उसके सामने रोती हैं, अपनी मायूसी जताती हैं, दुख जताती हैं। लेकिन अब हसन अली भी करते तो क्या करते, बस सहानुभूति जताते हैं, ढांढस बंधाते हैं और यही कहते हैं कि मेरे लायक कोई आवश्यकता पड़े तो मोहम्मद नईम जी हमारे अच्छे मित्र थे और हमारे लिए कोई जरूरत है तो बताइएगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। ये ढांढस बढ़ाते हैं। अब बातचीत करते करते शाम हो जाती है। अब जो हसन अली थे, इन्हें अजमेर जाना था, अजमेर के रहने वाले थे। जब शाम हो जाती है तो आरिफा और नदीम और जो बहू होती है जीनत फातिमा, ये तीनों लोग रिक्वेस्ट करते हैं हसन अली से कि अंकल आपको दूर जाना है, दूसरे प्रदेश जाना है, दूसरे शहर जाना है, शाम हो चुकी है, हो सकता है कोई साधन समय पे ना मिल पाए तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो आज रात आप यहीं रुक जाइए, सुबह आराम से खाना पीना खा के
आप चले जाइएगा। अब काफी जब सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हसन अली रुक जाता है। अब रुक जाता है तो बातचीत और भी आगे बढ़ जाती है। अब जैसे बताया था कि आरिफा बेगम जो है, इनके अंदर एक रंगीनियत की स्थिति आ गई थी, उसकी जरूरत इनको महसूस होने लगी थी। अब इधर जब हसन अली आ गए और इसको पता था कि पति के दोस्त हैं, काफी जो भी अच्छा था, स्मार्ट था, पर अधेड़ था और आरिफा बेगम के हम उम्र का ही था, तो इन दोनों के अंदर जो हसन अली था, इसकी भी पत्नी नहीं थी, ये भी अकेला ही था। अब इधर जो आरिफा होती हैं, हसन अली से जो है प्रभावित होती हैं। हसन अली होता है, ये आरिफा को देखता है कि ये दोस्त की पत्नी है, ये भी अकेली हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आरिफा के प्रति एक अट्रैक्शन का भाव आ जाता है। आरिफा के अंदर भी हसन के प्रति अट्रैक्शन का भाव आ जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, बस बातचीत करते हैं और मोहम्मद नईम के समय से पहले चले जाने का जो है दुख जताते हैं। दूसरे दिन जो बहू होती है जीनत फातिमा, ये खाना बनाती है और पति को खाना खिलाती है, सास को खाना खिलाती है, जो हसन अली होते हैं इनको भोजन कराती है, खुद भी करती है। उसके बाद नदीम अपनी दुकान पे चले जाता है। जो जीनत फातिमा होती हैं ये घर पे ही रहती हैं, बहू घर पे ही रहती है, लेकिन जो हसन अली होते हैं इन्हें अजमेर जाना होता है, तो ये सभी से दुआ सलाम करके और फिर अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब चले तो जाते हैं, पर आरिफा बेगम और हसन अली इन दोनों के अंदर एक जो प्रेम का बीज होता है ये लगभग पड़ चुका था। अब हसन अली अजमेर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जैसे फोन नंबर होता है, नदीम का भी नंबर ले लेते हैं और जो आरिफा बेगम होती है इसका भी नंबर वो ले लेता है, और जो ये लोग होते हैं ये भी हसन अली का नंबर ले लेते हैं। हसन अली जब अजमेर पहुंचता है उसके बाद में सीधा आरिफा बेगम को ही फोन करता है और फोन करके बताता है कि हम अजमेर सही सलामत पहुंच चुके हैं और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, अपना पूरा ख्याल रखना और मैं जल्द से जल्द फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगा और आता ही रहूंगा। काफी प्रेम से बात करता है। अब जैसे वो बात करता है वैसे वैसे आरिफा बेगम के मन में हसन अली के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा होता है। मात्र 10 दिन बीते थे हसन अली को अजमेर गए हुए, मिलकर 10 दिन के बाद फिर आ जाता है। आरिफा बेगम भी समझ जाती हैं जो दिल के साथ इधर हो रहा है वही उधर भी हो रहा है, लेकिन शब्दों के माध्यम से कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब जब दोबारा हसन अली आता है तो आरिफा बेगम और हसन अली के बीच में बातचीत का सिलसिला और बढ़ जाता है और हंसी मस्करी तक बात पहुंच जाती है और हंसी मस्करी से सीधा छेड़छाड़ पर पहुंच जाती है। अब छेड़छाड़ की स्थिति आती तो है, पर यह तभी होता है जब दोनों एकांत में होते हैं, वहां और कोई नहीं होता है, ना बहू होती है, ना बेटा होता है, ना ही आसपास का कोई होता है। जब दोनों देखते हैं कि एकांत में है तभी ऐसा करते हैं। और जो हसन अली होता है ये भी आनंद लेता है छेड़ने का, और आरिफा ये छेड़ने का भी मजा लेती है, आनंद लेती है। दोनों को काफी अच्छा लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में भले ही अधेड़ थे पर इनका प्रेम परवान चढ़ता चला गया। दोनों ऐसी स्थिति में आ गए कि आरिफा को ऐसा लगने लगा कि अब हसन अली के बगैर जी पाना संभव नहीं है। हसन अली को भी यही लगने लगा कि आरिफा के बगैर अब मैं जी नहीं पाऊंगा, पर यह बात दिल में चल रही थी, शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के सामने बयां नहीं कर पा रहे थे। और हसन अली का आना जाना इसी प्रकार से लगा रहता है। एक दिन की बात है, हसन अली आया हुआ था मिलने के लिए, तो उस दिन भी ये रात रुका, और जब रात रुका तो जो जीनत फातिमा थी ये रोज की तरह खाना पकाती है, खुद खाती है, पति नदीम को खिलाती है, सास को खिलाती है, जो हसन अली थे इनको खिलाती है, और उसके बाद में नदीम और जीनत ये पति पत्नी घर के अंदर कमरे में इनका बेडरूम होता है वहां जाके सो जाते हैं। जो आरिफा बेगम होती हैं ये घर के बाहर जो कमरा होता है उस कमरे में सो जाती है, और जो हसन अली होते हैं इनके लिए बरामदे में खाट बिछा देता है, ये उस पे सो जाता है। पर कमरे के अंदर जो आरिफा होती है इन्हें भी नींद नहीं आती है, और जो हसन होता है इसको भी नींद नहीं आती है, जगे ही रहते हैं। काफी देर रात को बीत जाती है। अब इलाके में पूरा सन्नाटा पसर जाता है, घर के अंदर भी पूरा सन्नाटा पसर जाता है। अब जो हसन अली था इसे जब लगता है कि अब घर के अंदर जो बच्चे हैं ये सब सो चुके हैं, कोई जगह हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सोए हुए हैं, ये चुपके से अपनी खाट से उठता है, दबे पांव
आरिफा के कमरे में जाता है और जहां खाट पर वो सोई थी उसी खाट पर ये भी लेट जाता है और आरिफा को अपनी बाहों में भर लेता है। आरिफा जैसे हसन का टच पाती है, इसके अंदर एक रोमांच की स्थिति आ जाती है, रोमांच से लबालब भर जाती है और यह भी हसन अली को अपने बाहों में जकड़ लेती है और उसके बाद दोनों के बीच में पूरी रात संबंध बनते हैं। दोनों एक दूसरे से मजा लेते हैं, आनंदित होते रहते हैं और उसी दिन से आरिफा और हसन अली ये दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होने के लिए आतुर थे। इसी प्रकार से संबंध इनका आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं। एक दिन की बात है, जो आरिफा होती हैं ये हसन से बोलती हैं कि ऐसा है हसन कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम जब अजमेर चले जाते तो ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया चली गई, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। हसन बोलता है कि आरिफा ये बात मैं तुमसे कहने वाला था, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है और मैं भी तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूं। तो क्या करोगी, मैं कानपुर आऊं या आप अजमेर आओगी? तो आरिफा कहती है कि आप कानपुर मत आओ, मैं अजमेर आ जाऊंगी, वहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। दोनों के बीच सहमति हो जाती है। उसके बाद में जो आरिफा होती है ये जो नदीम होता है, नदीम से बोलती है कि ऐसा है नदीम, कानपुर में जो हमारा मकान है, दुकान है, इसको बेच देते हैं और चल के अजमेर में बस जाते हैं। वही धंधा व्यवसाय कर लेना, क्योंकि दुकान और मकान बेचेंगे तो पूंजी रहेगी ही, वही दुकान कर लेना, वही बिजनेस कर लेना, वहीं पे रहेंगे। क्योंकि जो आरिफा होती है इनकी इच्छा ये होती है कि वहां जब धंधा व्यवसाय हो जाएगा, वहां रहना हो जाएगा, तो जो हसन के साथ में उसके संबंध हैं, जो उसके साथ रंगरेलियां चल रही थी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी और रेगुलर चलती रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हसन को अजमेर से कानपुर आने में दिक्कत होती है और हफ्ता 10 दिन 15 दिन का गैप हो जाता है, वो गैप नहीं चाहती है। इस आइडिया के साथ में जो है नदीम से ये बात बोलती है, लेकिन ये बात सुनकर नदीम भड़क जाता है, कहता है कि अम्मी तुम पागल हो गई हो, कानपुर शहर इतना बड़ा शहर है, इतना पॉपुलर शहर है, मैं यहाँ दुकान मकान बेच के अजमेर में जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये विचार बिल्कुल ही मन से निकाल दो। अब ये बात जब नदीम बोलता है तो आरिफा भड़क जाती हैं, बिगड़ जाती हैं और फिर उसी दिन से इसी दुकान और मकान को बेचने को लेकर माँ बेटे के दिन आए दिन झगड़ा फसाद होते रहते हैं। काफी दिन तक ऐसा चलता रहता है और काफी कहने के बाद भी जब नदीम नहीं तैयार होता है तो जो आरिफा होती है इसके मन में नदीम के प्रति नफरत का भाव आ जाता है और इसे ये लगने लगता है कि आज ये दुकान और मकान को बेचने के लिए रोक टोक कर रहा है, कल हो सकता है मेरे और हसन अली के बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम को लेकर भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद में हसन को फोन करती है और उसे तत्काल कानपुर आने के लिए कहती है। प्रेमिका की सूचना पाकर हसन अली तत्काल अजमेर से कानपुर पहुंचता है। यहाँ जो आरिफा होती है हसन से सारी स्थिति बताती है, सारी बात बताती है और कहती है कि ऐसा है कि जो नदीम है इसकी सेवा समाप्त कर दो, इसको खत्म कर दो। अब जो हसन अली होता है, क्योंकि प्रेमिका ने कहा था, वो तुरंत मान लेता है और आरिफा कहती है कि अगर कुछ पैसे लगते हैं तो उसकी चिंता मत करना, मैं देने के लिए पूरा अमाउंट तैयार हूं, जितना भी लगेगा, बस नदीम को तुम रास्ते से हटा दो। जब नदीम हट जाएगा तो पूरी संपत्ति पे मेरा अधिकार हो जाएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा और उसके बाद हम यहाँ बेच लेंगे प्रॉपर्टी और चल के तुम्हारे साथ अजमेर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां रहेंगे आराम से। हसन अली तैयार हो जाता है और उसके बाद में कहता है ठीक है, आप पैसे तैयार करके रखो और मैं किसी क्लर्क से संपर्क करके उससे बात करता हूं। और उसके बाद में हसन अली अजमेर जाता है। तो अजमेर में एक किलर होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम से हसन मिलता है और टारगेट बताता है। तो इन दोनों के बीच में 25 लाख का सौदा तय हो जाता है और उसके बाद में हसन ये बात जो आरिफा होती है इससे बताते हैं। आरिफा हसन को 25 लाख रुपए दे देती है। अब हसन अली ये जो मोहम्मद सलीम होता है किलर, इसे 15 लाख देते हैं और कहते हैं जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी काम हो जाएगा, तो 10 लाख फिर दे देंगे। इस बात पे सौदा डन हो जाता है। उसके बाद में 3 जून को 2024 जो मोहम्मद सलीम होता है किलर, ये अजमेर से सीधा कानपुर पहुंच जाता है। पूरा दिन घूमता है, टहलता है, एक हिसाब से रेकी करता है। जब मोहम्मद सलीम अजमेर से यहाँ कानपुर के लिए रवाना हुआ था
उस समय जो हसन अली थे ये मोहम्मद सलीम को आरिफा का नंबर दे दिए थे, और जब ये वहां से निकला था तो हसन अली ये आरिफा को फोन करके सलीम का नंबर दे दिए थे और बोले थे कि किलर यहां से निकल चुका है, वहां जाके संपर्क करके तुम लोग कैसे मैनेज करोगे इस काम को आपस में बात कर लेना। जो आरिफा होती हैं सहमत हो जाती हैं। उसके बाद में जो सलीम होता है पूरा दिन घूमता है। दूसरे दिन 4 जून 2024 को मोहम्मद सलीम ये आरिफा को कॉल करता है। कॉल मिलते ही आरिफा बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं कि सलीम भाई कहाँ हो तुम। तो सलीम कानपुर की एक जगह बताता है और पूरी बातचीत दोनों के बीच में होती है और जो प्लानिंग होती है दोनों के बीच प्लानिंग तय होती है। और फिर प्लान के अनुसार से आरिफा नदीम से कहती है कि ऐसा है नदीम, एक मेहमान आए हुए हैं और उनको जाके मिल लो और उनको कानपुर घुमा दो क्योंकि वो कानपुर घूमने आए हैं। जो नदीम होता है ये पहले ना नुकुर करता है, उसके बाद में माँ की बात मान लेता है और उसके बाद में आरिफा से जो सलीम होते हैं इनका नंबर ले लेता है नदीम और नंबर लेके अपनी बाइक लेके शहर की ओर रवाना हो जाता है। और जब शहर में पहुंचता है तो सलीम को फोन करता है और पूछता है कि अंकल आप कहाँ हो। तो जो सलीम होता है ये बताता है वहीं पे एक चौराहा है जिसका नाम है परेड चौराहा बताता है। और फिर जो नदीम होता है वहां पहुंचता है और सलीम को जो है दुआ सलाम करता है। और उसके बाद जो सलीम होता है ये नदीम से देवा शरीफ जाने के लिए कहता है। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पड़ता है, वहां जाने के लिए कहता है। जो नदीम होता है तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मोटरसाइकिल से देवा शरीफ पहुंचते हैं। यहाँ जो भी इबादत वगैरह करना होता है करते हैं और घूमते टहलते हैं। और फिर जब शाम हो जाती है तो मोटरसाइकिल से दोनों कानपुर लौटने लगते हैं। और जब यहां से लौटते हैं तो रात को 10 बज जाते हैं इसे लखनऊ पहुंचने में। और फिर रात को 10 बजे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल से कानपुर के लिए रवाना होते हैं। और जब ये उन्नाव जिला पहुंचते हैं तो उन्नाव जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है अजगैन थाना के अंतर्गत हाईवे के किनारे ही एक गांव है जिसका नाम है दरबारी खेड़ा। इसी के पास हाईवे किनारे एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक कुआं है, सुनसान इलाका है। जब वहां मोटरसाइकिल पहुंचती है तो जो मोहम्मद सलीम होता है किलर, इसकी प्लानिंग तो कुछ और ही थी लेकिन इसकी जानकारी नदीम को नहीं थी, लेकिन आरिफा को तो थी ही क्योंकि प्लान उसी का था। ये नदीम से कहता है कि ऐसा नदीम कि तुम मोटरसाइकिल रोक दो, मुझे थोड़ा टॉयलेट बनना है यानी पेशाब करना है। अब नदीम मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है और उसके बाद में सलीम पेशाब करने के लिए एक साइड में चला जाता है और नदीम मोटरसाइकिल खड़ी करके उसी गद्दी पे बैठकर मोबाइल जो है देखने लगता है। अब उधर सलीम अपने साथ में धारदार हथियार लिया था। जब वो देखता है कि रात का समय है, अंधेरा है और नदीम मोटरसाइकिल में बैठ के मोबाइल पे ध्यान लगा के रखा हुआ है तो पीछे से आता है वही धारदार हथियार लेके और नदीम के गले पे 2 बार जोर जोर से करता है। नदीम लहूलुहान होकर वहीं गिर जाता है और उसके बाद मोहम्मद सलीम फिर से 3-4 बार करता है और नदीम की जो है मौत हो जाती है। और फिर उसकी डेड बॉडी खींचकर वहीं मंदिर के बगल जो कुआं होता है कुआं में फेंक देता है, वहां से फरार हो जाता है, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ देता है। रात बीत जाती है, सुबह होती है तो दरबारी खेड़ा गांव के जो किसान होते हैं वो अपनी खेतों की तरफ घूमने टहलने आए थे और फिर मंदिर था, कुआं था तो वहां पर भी आते थे, कुछ देर बैठते थे। अब उस दिन जब वहां पहुंचते हैं सुबह के समय तो देखते हैं कुएं के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे इसकी जानकारी होती है तुरंत हाहाकार मच जाता है। देखते ही देखते ये जानकारी पूरे इलाके में जो गांव होते हैं पूरे इलाके में फैल जाती है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर जो अजगैन थाने की पुलिस होती है, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और उसके बाद में जो टीम होती है ये तत्काल जिले के जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं को सूचना देती है। सूचना पाते ही जिले के जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं ये भी दल बल के साथ में फॉरेंसिक टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद डेड बॉडी बाहर निकालते हैं और डेड बॉडी की पहचान करने का प्रयास करते हैं। तो जो गांव खेड़ा के लोग इकट्ठा थे सभी से पहचान करते हैं, पूछताछ करते हैं तो किसी को जानकारी नहीं होती है। उसके बाद में पुलिस स्थानीय स्तर की जो कागजी कार्रवाई होती है उसे करने के बाद में डेड बॉडी को उन्नाव जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा देती है क्योंकि डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अब मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी। पुलिस को मोटरसाइकिल का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ARTO से उसका डिटेल जब निकलवाते हैं
तो वो नदीम के नाम से ही रजिस्टर्ड होती है और एड्रेस कानपुर का लिखा होता है। अब पुलिस तत्काल जो है नदीम के परिवार वालों को सूचना देती है। सूचना पाकर जो आरिफा बेगम होती हैं और नदीम के मामा और जो भी और जान पहचान के लोग होते हैं और नातेदार रिश्तेदार होते हैं, वो भी यानी दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ उन्नाव के अजगैन थाना में पहुंचते हैं। और उसके बाद पुलिसकर्मी इन लोगों को जिला अस्पताल लेके जाते हैं, मोर्चरी में डेड बॉडी दिखाते हैं और डेड बॉडी देखते ही आरिफा बेगम अपना रोने चिल्लाने लगती हैं। जो साथ में आए होते हैं वो भी काफी दुखी होते हैं। आरिफा बेगम पुलिस को बताती हैं कि ये मेरा बेटा नदीम है। अब डेड बॉडी की तस्दीक हो चुकी थी। उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के और उसे परिजनों के हवाले कर देती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब जांच पड़ताल जब करते हैं तो सबसे पहले जो आरिफा बेगम होती है पुलिस से पूछताछ करती है और जो जान पहचान के लोग होते हैं, नातेदार रिश्तेदार होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है और पुलिस को जांच करते करते करीब 1 महीना बीत जाता है, तब तक कोई सुराग नहीं मिलता है। एक दिन की बात है, अजगैन थाना के जो एसएचओ होते हैं वो पुलिस कर्मियों के साथ में बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में नदीम के ही कत्ल का जो सुराग नहीं मिल रहा था उसी पे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच एक महिला वहां आती है। वो महिला कोई और नहीं, नदीम की पत्नी जीनत फातिमा होती हैं, जो कत्ल से 1 हफ्ता पहले वो अपने मायके में थी और जब ये पता चला तो अपने ससुराल आई थी। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी जब पुलिस खुलासा नहीं की तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, तो वो भाग के उन्नाव पहुंची थी यहाँ अजगैन थाना में। यहाँ पहुंचने के बाद में एसएचओ को जो है पूरी बात बताती हैं और उसमें जो उसकी सास होती हैं आरिफा बेगम, इन पे संदेह जताती हैं कि नदीम और आरिफा के बीच में निरंतर प्रॉपर्टी को बेचने को लेके झगड़ा विवाद होता रहता था। इससे पुलिसकर्मियों को विश्वास नहीं होता कि इतनी सी बात को लेके कोई भी मां अपनी बेटी की हत्या कैसे करवा सकती है, ये एसएचओ साहब कहते हैं। तो जो जीनत फातिमा होती है कहती है कि सर यही बात नहीं है, दूसरी बात भी है। कहते एसएचओ जो है चौंक जाते हैं, कहते हैं वो दूसरी बात क्या है? तो बताती है कि मेरी सास का जो है एक दूसरे व्यक्ति के साथ में रिलेशन था और उनके साथ वो रहना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो मुझे संदेह है कि इसमें मेरी सास की ही पूरी प्लानिंग है, कत्ल करने वाला कोई भी हो, लेकिन हाथ इन्हीं का है। अब एसएचओ साहब सोच में पड़ जाते हैं, आप करें तो क्या करें। अब वो जीनत से कहते हैं ठीक है बेटा तुम जाओ और मैं देखता हूं, तुम्हारी बात पे ध्यान देता हूं। और उसके बाद में सचिव साहब सीधा जो जिले के एसपी होते हैं उनके पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। और फिर एसपी के निर्देश पर पुलिस जो है आरिफा बेगम और जो उसका प्रेमी होता है हसन अली, इनको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेके अजगैन थाने आती है और यहाँ पर जब दोनों से पूछताछ करने लगती है तो पहले तो दोनों इनकार कर देते हैं, जानकारी होने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस शक्ति करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और इसी के साथ साथ जो किलर होता है मोहम्मद सलीम, इसका नाम भी बताते हैं। उसके बाद में पुलिस मोहम्मद सलीम को भी अपने कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद नदीम के मामा की तहरीर पर पुलिस से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके विधि सम्मत इन तीनों को गिरफ्तार करके उन्नाव के स्थानीय अदालत में पेश करती है और वहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।